Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2 weather and climate. So student इस chapter में हम लोग discuss करेंगे weather और climate को. Student in get set section very easy exercise is given. You have to do it by your own. आपको खुद से इस exercise को करना है. Whenever you are going to watch this video, you have to fill this table, this exercise according to the weather of that day. जिस भी दिन आप उस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट, उस दिन के वेदर के अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को फिल करना है. ठीक, कोई बात? चलो. Now, students, you all know our daily life is influenced by weather and climate. हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसको इन्फ्लुएंस करता है वेदर और क्लाइमेट. ठीक है. द फूड वी ईट, द क्लॉथ वी वियर, कौन सा फूड हम खाएंगे, कौन से कपड़े हम पहनने वाले. ऑब्वियसली बात है, हम समर्स में वूलन क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, हम विंटर्स में कॉटन क्लॉथ्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या वूलन क्लॉथ्स पहनने लगते हैं. द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव, किस तरीके के घरों में हम रहेंगे, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, these all are influenced by weather conditions. Okay, क्या खाना हमें खाना है, कौन से कपड़े हम पहनेंगे, किस टाइप के घरों में हम रहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, ये सब को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर कंडीशन. चलो. So student, we use a variety of terms such as sunny, cloudy, windy, rainy, sultry to describe weather condition. Student, अगर आपको weather condition को describe करना होगा तो आप बहुत variety of terms use करते हो. जैसे सनी डे है, क्लाउडी डे है, विंडी है, तो भैया रेनी डे है, सल्ट्री है. सल्ट्री का मीनिंग क्या होता है? अनकम्फर्टेबल, जो गर्मी होती है जिसको हम बर्दाश्त ना कर सके, वो सल्ट्री. सल्ट्री का उमस जिसको हम बोलते हैं ना, उमसदार, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल जब गर्मी हो, उमस हो. ठीक है, सल्ट्री. टू डिस्क्राइब वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं. एक्चुअली दिस टर्म एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. ये जो टर्म्स है स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताती हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड विजिबिलिटी. सो स्टूडेंट, ये सब हैं वेदर के एलिमेंट. इफ़ योर टीचर विल आस्क अ क्वेश्चन लाइक राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेल मी some elements of weather, तो what will you answer? Atmospheric pressure, humidity, cloudiness, precipitation, wind, visibility, these all are elements of weather. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एयर का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी है नहीं है, क्लाउड्स हैं नहीं है, हवाएं कैसी हैं, ठंडी है गर्म है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, वेदर के एलिमेंट्स. चलो. नाउ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर और क्लाइमेट को हम डिस्क्राइब करेंगे अब. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एयर टेम्परेचर. देखो, वेदर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द स्टेट ऑफ एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड्स इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. गिवन प्लेस और टाइम पे ये जो सारी कंडीशन है, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर टेम्परेचर, इनकी स्टेट को ही क्या कहते हैं बच्चा? हम वेदर. चलो. द कंडीशन ऑफ डिफरेंट. तो स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वेदर के, भले वो एयर टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो, प्रेसिपिटेशन हो, ये सब टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे. ठीक है, कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अलग अलग होंगे, टाइम टू टाइम भी ये वेरी करेंगे. थस चेंज इन वेदर इज कंटिन्यूस फेनोमेना. इसलिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, वेदर में चेंज होना क्या है? एक कंटिन्यूस फेनोमेना है. स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन शॉर्ट सी मैं भी आपको देना चाहती हूँ वेदर की, क्योंकि यहाँ तो मुझे वेदर की प्रॉपर डेफिनेशन है पर थोड़ी सी टफ है. आप चाहो तो इसको लर्न कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड इन एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम. आई बात समझ में? चलो, एक मैं भी दे देती हूँ, ध्यान से चाहो तो लिख लो आप लोग. वेदर इज द, आपको लिख ही लेना है बेटा, ये है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करती हैं ये? इंक्लूडिंग द टेम्परेचर. क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, कॉमा विंड, कॉमा स्नो, कॉमा रेन, ये सब इंक्लूड करता है वेदर. वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, विंड, स्नो, rain,
और एनीथिंग एल्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एनीथिंग एल्स हैपनिंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है बात, तो कैसे? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, विंड, स्नो, रेन और एनीथिंग एल्स हैपनिंग आउटसाइड। तो ये डेफिनेशन लिख लो, चाहो तो इसको लर्न कर लेना। नाउ क्लाइमेट, climate is defined as the average overall condition of air temperature। अच्छा स्टूडेंट, जब हम लोग किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वेदर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो वेदर का हम 30 to 40 ईयर का जब एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज, तो क्या बन जाएगी? क्लाइमेट। वेदर कंडीशन का एवरेज निकालना है हमें 30 to 40 ईयर्स का, तो क्या बन जाएगी हमारी? क्लाइमेट। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट क्या है? एवरेज है, ओवरऑल कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, इन सब का ओवरऑल एवरेज, वो भी एक लार्ज रीजन का, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 35 to 40 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, होता ही है, हो नहीं सकता, होता ही। तो 35-40 ईयर का जब आप ओवरऑल एवरेज निकाल लेंगे एयर टेम्परेचर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चा? क्लाइमेट। समझ में आई बात? आप डेली वेदर कंडीशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? तो उन वेदर कंडीशंस का जब आप एवरेज निकालेंगे कितने ईयर का? 35 to 40 ईयर का, तो उसी को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? क्लाइमेट। Climate of a place remain more or less same. The climate of a place remains more or less same year after year. हम लोगों ने देखा था वेदर डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा था, पर स्टूडेंट्स ये जो क्लाइमेट होता है ये मोर और लेस, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा या थोड़ा बहुत कम इसमें डिफरेंस होता है, बाकी तो क्लाइमेट ईयर आफ्टर ईयर सेम ही होता है। जैसे अगर हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है स्टूडेंट? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आई बात समझ में? चलो, तो ये बहुत सालों से मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है, तो क्लाइमेट में बहुत ही कम डिफरेंस आता है। पर वेदर तो आप लोग अभी अभी अगर हम जून में इस वीडियो को मैं बना रही हूँ, तो जून में तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग होगी आपकी ब्राइट, ठीक है, फिर आफ्टरनून होगी आपकी बिल्कुल सनी एंड ब्राइट, पर इवनिंग तक आते आते आपको मिल जाएगी रेनफॉल। और अगर अच्छी झमाझम रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो जो आपकी नाइट हो जाएगी वो हो जाएगी कोल्ड। मतलब दिन के हर 3 से 4 घंटों में आपको वेदर डिफरेंट मिला ना। लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर। हम वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है एयर टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, जो हमारा सन है वो क्या रेडिएट करता है? हीट और लाइट को। ठीक है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को रेडिएट करने का, देने का काम किसका है? हमारे सन का है ना? दिस is called solar radiation, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? solar radiation. The sun radiates heat and light energy and this is called solar radiation. तो what do you mean by solar radiation आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? जो sun जो हीट और लाइट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, दे रहा है, वही क्या है? सोलर रेडिएशन। However, only a very small part, about 1 in 200 million of the solar radiation is able to reach the earth। अच्छा, हमको जो सोलर एनर्जी मिल रही है वो 200 मिलियन में 1 है, इतनी सी मिल रही है। ठीक है, 200 मिलियन में हमें सब कितना मिल पा रहा है? 1 पार्ट मिल पा रहा है स्टूडेंट। 1 पार्ट भी नहीं, 1 मिल रहा है। 1 in 200 मिलियन, 200 मिलियन में से 1 हमें मिल रही है सन की एनर्जी। ठीक है, अगर हम सन से बात करें तो सन से निकली 200 मिलियन एनर्जी और वो अर्थ तक पहुंची सिर्फ कितना? 1। आई बात समझ में? अच्छा, ये इतनी पहुंचती है, ज़्यादा पहुंचती तो पता नहीं क्या होता। अब एक और नया टर्म आप पढ़ोगे स्टूडेंट, वो है इंसोलेशन। क्या पढ़ोगे? इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस जितनी सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। फिर से, व्हाट इज इंसोलेशन स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस
इज कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन किसको बोलते हैं हम बेटा? सोलर रेडिएशन जितना हमारी अर्थ रिसीव करती है उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। आई बात समझ? Yes, students. So, what is insolation? Insolation is the amount of solar radiation received by Earth's surface. Earth का surface कितने amount में solar radiation receive कर पा रहा है, इसी को आप insolation बोलते हो। और insolation जो word है वो derive हुआ है incoming solar radiation से। आई बात समझ में? insolation का meaning क्या है? solar radiation की जो अमाउंट अर्थ रिसीव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंसोलेशन। और इंसोलेशन कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से डिराइव किया गया है। अब स्टूडेंट्स, जब डे टाइम होता है तो डे टाइम में अर्थ क्या करती है? मैक्सिमम इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है मतलब ले लेती है। पर रात में क्या करती है? जो हीट उसने एब्जॉर्ब की थी दिन में उसको वो रेडिएट कर देती है, बैक रेडिएट कर देती है, ठीक है, वापस से दे देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये रहा हमारा सन। इसने दिन में हमको बहुत अच्छी खासी हमारी अर्थ को क्या दी? डे टाइम में हीट भी दी और लाइट भी दी। इसको हमने क्या बोला? सोलर रेडिएशन। और अभी हमने ये भी पढ़ा है स्टूडेंट, 200 मिलियन में से वन ही रिसीव करता है अर्थ। और ये जो सोलर रेडिएशन अर्थ ने रिसीव कर ली इसको ही हमने क्या बोला? इंसोलेशन। पर अब जब रात होती है स्टूडेंट तो अर्थ इसी एनर्जी को बैक रेडिएट कर देती है, ठीक है, रेडिएटेड बैक वापस से दे देती है। किसको दे देती है? हमारे एटमॉस्फेयर को देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आई बात समझ में? दिन के टाइम में अर्थ मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जितना भी उसको इंसोलेशन मिलता है, इंसोलेशन मतलब जितनी सन की एनर्जी वो रिसीव करती है उसके मैक्सिमम पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, ले लेती है। पर रात होती है तो इसी एब्जॉर्ब्ड में से वो क्या करती है? वापस दे देती है। इसी को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। चलो, द हीट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज मोस्टली एब्जॉर्ब बाय गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इसमें एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है स्टूडेंट्स? द हीट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज मोस्टली एब्जॉर्ब बाय हुम? हमारी गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, गैसेज हैं, ये इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन बाय इंसोलेशन। तो क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स की हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट किससे ज़्यादा मिलती है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, देन बाय इंसोलेशन। इंसोलेशन से तो वो कम गर्म होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वो ज़्यादा गर्म होता है। अब एक मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा समझें। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, सन से जब हीट, लाइट हमारी अर्थ की तरफ आ रही थी तो इसने हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं किया, ठीक है, उसने हमारे एटमॉस्फेयर को हीट नहीं किया, गर्म नहीं किया। आई बात समझ में? ये पर सिर्फ किसको गर्म कर पाया? हमारे अर्थ के सरफेस को। आगे बात समझ में? सन से जो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी अर्थ की तरफ आई उसने आते टाइम, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती हुई, पास होती हुई आ रही थी, पर फिर भी उसने हमारे एटमॉस्फेयर को हीट नहीं किया डायरेक्टली, ठीक है, उसने क्या कर दिया? हमारे अर्थ सरफेस को गर्म किया। अब स्टूडेंट, हमारे अर्थ के सरफेस पे ये जो हम लोग जब हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी, हमने जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में देखा था ना, जो सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उस ट्रोपोस्फेयर में ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गैसेस होती हैं। गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ ही होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पर गैसेस हैं, ये सारी गैसेस गर्म हो जाएंगी। क्यों गर्म हो जाएंगी? क्योंकि अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आने से गर्म हो जाएंगी। अब इतनी बातें क्लियर है क्या? देखो, सन से हीट आई, जब आई तो हमारे एटमॉस्फेयर को इसने गर्म नहीं किया। आगे बात समझने, इसने हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म किया। अब आपको एटमॉस्फेयर चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है स्टूडेंट, क्या पढ़ाया है
कि जो अर्थ हमारे अर्थ के आसपास एक एनवेलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसकी जो लोअर लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें मैक्सिमम डेंसिटी होती है गैसेस की, तो सारी गैसेस यहीं पर अवेलेबल हैं। तो ये गैसेस अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगी, हॉट, गर्म हो जाएंगी। और आप लोगों को पता ही है कि गर्म गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपवर्ड मूव करने लगती हैं, राइज करने लगती हैं। आई बात समझ? तो इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बुक में पढ़ लें बुक क्या बोल रही है। तो जो सोलर रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर से पास होके अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है, बट द सोलर रेडिएशन इज एबल टू हीट द अर्थ सरफेस। पर ये जो सोलर रेडिएशन है ये अर्थ के सरफेस को तो हीट कर ही देगी डायरेक्टली। द एयर रेस्टिंग ओवर द अर्थ सरफेस, वो एयर जो अर्थ के सरफेस पे है बच्चा, वो अब क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी हीटेड, गर्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में है स्टूडेंट, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है। और वो अर्थ का सरफेस अभी बहुत हॉट हो गया है क्योंकि उसको क्या मिल रही है, सोलर रेडिएशन मिल रही है। दिस हीट इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू अपर लेयर्स, और यही हीट एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, अपर लेयर में, और एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाएगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये रहा सन, ये रही अर्थ। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान से समझना, हमारे पास ये है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, जिसको आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ा है। सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं ना स्टूडेंट। चलो, अब सन से जो एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है ये आते टाइम हमारे एटमॉस्फेयर को हीट नहीं कर रही है। आगे बात समझ में। फिर हमने ट्रोपोस्फेयर को चैप्टर 1 में जब पढ़ा था, जब देखा था कि यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है एयर की, यहाँ पर बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है, ये भी पढ़ा था। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर भयंकर रूप से हवाएं हैं। तो जैसे ही ये एयर स्टूडेंट अर्थ के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, गर्म। और गर्म हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है, हॉट एयर्स क्या करती हैं, अपवर्ड राइज करती हैं। तो स्टूडेंट जैसे जैसे ये अपवर्ड राइज करेंगी ये इस हीट को अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तक पहुंचा देगी और एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आ ही जानी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। The air temperature of a place is directly dependent on the amount of insolation received by that place. किसी जगह का एयर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कैसा होगा स्टूडेंट, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस को कितना इंसुलेशन मिल रहा है, उस पर्टिकुलर प्लेस का अर्थ सरफेस कितनी अमाउंट में एनर्जी को रिसीव कर पा रहा है। ठीक हुई बात। ज़्यादा अमाउंट में इंसुलेशन होगा, हीट रिसीव करेगा तो स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है ये गर्म हो जाएगा। कम करेगा तो ये कम गर्म होगा, नहीं करेगा तो ये ठंडा रहेगा। तो फिर से दैन से सुनो स्टूडेंट, ये जो एयर टेम्परेचर होता है किसी भी जगह का, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है या डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पे received by that place. In general, the amount of insulation received, अगर हम जनरल बात करें तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो हमारी अर्थ रिसीव करती है ये डिक्रीज होता जाता है, कम से कम होता जाता है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। सो स्टूडेंट, ये जो इंसुलेशन का अमाउंट है ये कम होता जाता है जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे। ये रहा इक्वेटर, आपको पता ही होगा ना, इक्वेटर बिगेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो है उसका नाम है इक्वेटर, इसकी डिग्री है 0। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। चलो, तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इंसुलेशन का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। सन की जो डायरेक्ट ओवरहेड रेज ऑफ द सन होती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं स्टूडेंट, इक्वेटर पे पड़ती हैं। और ये जो हमारे पोल्स होते हैं ये स्लांटिंग रेज को रिसीव करते हैं। तो इंसुलेशन कहाँ ज़्यादा होगा, सन की एनर्जी कहाँ ज़्यादा रिसीव की जाएगी, इक्वेटर पे, है ना। और पोल्स पे स्लांटिंग रेज रिसीव होती हैं। और स्टूडेंट ये डायग्राम अगर मैं बात करूँ तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक टाइम में दोनों पोल्स पर सन की एनर्जी कभी नहीं पहुंच पाती। क्यों, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है। कैसी है, टिल्टेड है, झुकी हुई है।
तो अगर एक बार में किसी भी एक पार्ट को सोलर रेडिएशन मिल रही होती हैं तो दूसरे पार्ट को कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पर इसको मिल जाएगी स्लांटिंग रेज में, पर इसको नहीं मिलेगी। तो एक बार में एक ही पोल को सन की हीट और लाइट रिसीव होती है। आई बात समझ में? क्या मैंने समझाया समझ में आ गया बेटा? चलो फिर से देखते हैं हम। ये रहा हमारी अर्थ, ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के बाद दो इम्पॉर्टेंट, और इक्वेटर की डिग्री है 0। दो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हैं। एक की डिग्री है 23.5 साउथ, दूसरे की डिग्री है 23.5 नॉर्थ। क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। इसका नाम होता है, इस लाइन का नाम होता है स्टूडेंट आर्कटिक, सॉरी क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आगे भी आपको पढ़ना है, इसलिए यहीं पे लर्न कर लो। और 23.5 साउथ में इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई बात समझ में? ये दोनों लाइनें आपको लर्न हो गई। चलो उसके बाद एक और लाइन होती है जो होती है 66.5 पे, जिसको हम नदर्न हेमिस्फीयर में क्या नाम दिया है हमने? आर्कटिक सर्कल। और यही लाइन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चा? एंटार्क्टिक सर्कल। चलो, तो अब मेरी बात ध्यान से समझना कि ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पर इंसुलेशन बहुत कम मिलता है। इसीलिए आपको पता ही होगा कि हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है? अंटार्कटिका। आई बात समझ में? आर्कटिक रीजन में भी इट रिमेन्स, मैक्सिमम पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन रिमेन्स फ्रोजन, और अंटार्कटिका तो पूरा ही फ्रोजन है। चलो नेक्स्ट, और क्या बताना था मुझे? तो बेटा हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्ट में रिसीव होती है तो ये वाले पार्ट की हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। तो अमाउंट, जितना अमाउंट जिस पर्टिकुलर प्लेस को मिल रहा है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हम अर्थ को जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कितने जोन हैं स्टूडेंट? कितने जोन हैं हमारे अर्थ के ऊपर? 3 जोन्स हैं। टॉरिड जोन, कौन सा जोन? ये वाला जोन हो जाएगा आपका टॉरिड जोन। ये वाले जोन हो जाएंगे आपके टेम्परेट जोन। और क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ये आइस और बर्फ़ और बर्फ़ ही होती है, तो इन जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड बाय पर्टिकुलर एरिया ऑफ अर्थ, द एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। आगे बात समझ में? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है उसे हम कौन सा जोन बोलते हैं बच्चा? टॉरिड जोन। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस has been divided into 3 heat zones। हमको 3.1 टेबल को देखना है और 2.2 फिगर को देखना है। तो पहले हम फिगर 2.2 को देखेंगे, फिर टेबल 3.1 को देखेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा फिगर 2.2। तो ये देखो, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है फ्रिजिड जोन। ठीक है, इनकी डिग्रीज यहाँ नहीं दी। इसकी डिग्री 0 होती है, इसकी डिग्री 23.5 होती है, इसकी डिग्री 66.5 होती है। डिग्रीज दोनों हेमिस्फीयर में सेम रहेंगी, बस नेम का चेंज आ जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर 90 पे मिलेगा साउथ पोल। पोल की डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? 90 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ में मिलेगा साउथ पोल। तो ये फिगर समझ में आ गया। ये जोन जो मैक्सिमम हीट और लाइट रिसीव करता है इसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ये जो टेम्परेट जोन होते हैं, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही तो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट को रिसीव करते हैं, ना ही तो बहुत कम, तो इन्हें हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। फ्रिजिड जोन जो बहुत कम हीट और लाइट को रिसीव करता है। तभी हमारी बुक ने अभी एक सेंटेंस लिखा था ना कि एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस। आई बात समझ में? क्यों डिक्रीज कर रहा है? अब हम देखेंगे स्टूडेंट 2.1 के टेबल को। तो कितना हीट जोन? पहले हम हीट जोन पढ़ेंगे टॉरिड जोन। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में 0 से लेके 23.5 नॉर्थ तक, मतलब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में 0 to 23.5, दैट इज इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ। इक्वेटर तो एक ही लाइन है ना बेटा, वो उसका तो कोई नॉर्थ और कोई साउथ नहीं है।
तो 0 से साउथ में 23.5 तक, 0 से नॉर्थ में 23.5 तक जो पूरा एक रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉरेट जोन। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है उसे हम टॉरेट जोन बोलते हैं। ये मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करता है। सन की जो रेज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं थ्रू आउट द ईयर, स्लांटिंग नहीं होती। कैसी होती हैं स्टूडेंट? वर्टिकल होती हैं। अच्छा, ये भी एक विडंबना है कि वैसे तो हम देखते हैं तो इस तरीके से सन बनाते हैं और यहाँ अर्थ बनाते हैं, तो इसको तो फिर वैसे हमें क्या बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पर हमारी बुक क्या बोल रही है, वो ऐसे इस तरीके से बता रही है, ये सन है और ये अर्थ है, तो इस तरीके से बता रही है कि वर्टिकल होती है, ठीक है। चलो, तुम तो ये याद रखो कि डायरेक्ट ओवरहेड रेज होती हैं इक्वेटर के ऊपर थ्रू आउट द ईयर, ये अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट, टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री होती है 23.5 नॉर्थ और आर्कटिक सर्कल की डिग्री होती है 66.5 नॉर्थ। चलो, साउथ में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला जो एरिया है उसे हम सदर्न टेम्परेट जोन बोलेंगे, जिस और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है 23.5 साउथ, एंटार्क्टिक की है 66.5। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट? मॉडरेट इंसुलेशन मिलता है, रीजन का मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे रहना प्लीजेंट है, ना ही तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना ही बहुत कम होगा, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट फ्रिजिड जोन पे। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये स्टार्ट होता है आर्कटिक सर्कल से और ख़त्म होता है नॉर्थ पोल पर। सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्टार्ट होता है आर्कटिक सर्कल से और ख़त्म होता है साउथ पोल पर। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट? अच्छा हाँ, साउथ पोल की डिग्री 90 होती है, नॉर्थ पोल की डिग्री भी 90 होती है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल की डिग्री होती है 66.5, पर जोन का डिफरेंस है, एक नदर्न हेमिस्फीयर में दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर इंसुलेशन मिनिमम होता है, सन की रे स्लांटिंग होती हैं, ये कोल्डेस्ट पार्ट है अर्थ का। चलो, so student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Atmospheric pressure हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।